गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। स्क्रीन क्लियर है सबको? यस मैम। ओके। तो गोविंद पारिक सीरीज हमने स्टार्ट करी थी और उसमें हमारा फर्स्ट जो एरिया ऑफ फोकस था वो था लघुत्रयी, जिसमें हमने भाव प्रकाश का जो वैशिष्ट्य है वो कवर किया था। तो जो भाव प्रकाश वैशिष्ट्य है उसका जो मेन मतलब जो वैशिष्ट्य वाला पोर्शन है, जो स्पेसिफिकेशन है भाव प्रकाश की, वो सारा हम कवर कर चुके थे। और नेक्स्ट अगर आप कंटिन्यूएशन अपनी बुक में देखें तो भाव प्रकाश अनुसार कुछ पर्याय हैं। तो ये जो पर्याय है ना, ये सारे एक दिन में आप याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे कि जब ये कोर्स प्रॉपर्ली स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी तो डेमो लेक्चर्स चल रहे हैं इसलिए हम इसे अभी स्किप कर देते हैं, और जब आपका कोर्स स्टार्ट होगा तो हम डेली 10 to 15 पर्याय जो है वो क्लास में ही याद किया करेंगे, ठीक है। आप देखें अगर तो काफी सारे पर्याय हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं, क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं इनसे, लेकिन इन सबको एक साथ याद करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम डेली 15 या 20 पर्याय किया करेंगे जब आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए, क्योंकि हम अपनी लघुत्रयी सीरीज को कवर कर रहे हैं, तो जो माधव निदान है पेज नंबर 321 ऑफ गोविंद पारिक, पेज नंबर 321, आई रिपीट, गोविंद पारिक का, उसमें जो माधव निदान वैशिष्ट्य है आज हम वो कवर करेंगे। सिमिलरली आफ्टर माधव निदान हम शारंथर संहिता पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है, जो शारंथर का वैशिष्ट्य है, क्योंकि जो वैशिष्ट्य वाला पोर्शन है इससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वील कीप कवरिंग द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर रेलेवेंस। जो एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो दिस वे विल प्रोसीड। So page number 321 of Govind Parik, माधव निदान। तो हमने बात करी थी लघुत्रयी की, जिसमें हमने क्या कहा था, माधव निदान, शारंगधर संहिता और भाव प्रकाश, ये 3 बुक्स आती हैं जो आयुर्वेदिक संहिताएं हैं, लघुत्रयी में कवर होती हैं। तो भाव प्रकाश हम कर चुके, अब बात करते हैं माधव निदान की। तो माधव निदान नाम से ही है क्लियर कि रचयिता कौन है इसके, माधवकर। इसके राइटर का नाम है माधवकर, पुत्र इंदुकर। तो यानी कि इनके पिता का नाम क्या है, इंदुकर। तो रचयिता माधवकर, पुत्र इंदुकर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इस ग्रंथ का अन्य नाम जो है वो रोग विनिश्चय या रुग्ण विनिश्चय भी है। तो रोग विनिश्चय, क्योंकि देखो माधव निदान, निदान किसके निदान की बात की है यहाँ, व्याधियों के निदान की। तो यहाँ पे जो डिफरेंट डिजीजेस हैं, जो रोग हैं, उनका वर्णन आता है, जिसकी वजह से इसे रोग विनिश्चय एवं रुग्ण विनिश्चय भी कहा गया है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि रोग विनिश्चय ग्रंथ कौन सा है, तो माधव निदान है। नेक्स्ट बात करते हैं काल की, जो हम पहले भी कर चुके हैं कि माधव का काल कौन सा है, 7वीं सदी, 7th सेंचुरी, 7 AD। काल भी इंपॉर्टेंट है सभी आचार्यों के। माधव नाम से कुल 80 आचार्यों का वर्णन मिलता है, नथिंग इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं माधवकर की कुछ अन्य रचनाएं, यानी कि और कौन सी संहिताएं हैं या कौन से आयुर्वेदिक टेक्स्ट हैं जो माधव ने लिखे हैं, माधवकर ने। तो पहली है आयुर्वेद प्रकाश। आयुर्वेद प्रकाश, तो ये जो बुक है आयुर्वेद प्रकाश, ये रस शास्त्र से संबंधित है। आप लिख सकते हैं कि जो आयुर्वेद प्रकाश बुक है यह रस शास्त्र की बुक है, रस शास्त्र से संबंधित है, और किसके द्वारा लिखी गई है, आचार्य माधवकर के द्वारा। दूसरी है कूट मुदगर। अब ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ कूट गुदगर लिखा है, इसे आप करेक्ट करके कूट मुदगर कर लें, कूट मुदगर। देन कम्स पर्याय रत्नमाला, पर्याय रत्नमाला, और ये जो पर्याय रत्नमाला है ये द्रव्य गुण से संबंधित है ना। पर्याय किसके, ड्रग्स के पर्याय, ऐसे सोच सकते हैं आप कि किसके पर्याय की बात हो रही होगी यहाँ, जो ड्रग्स हैं, और ड्रग्स का आप कहाँ पढ़ते हैं, द्रव्य गुण में पढ़ते हैं। तो जो बुक है ये पर्याय रत्नमाला, यह द्रव्य गुण से संबंधित है।
उसके अलावा रस कौमुदी और आयुर्वेदीय रस शास्त्र। तो ये रचनाएं आपको बिल्कुल याद रखनी है। आयुर्वेद प्रकाश, कूट मुद्गर, पर्याय रत्नमाला, रस कौमुदी एवं आयुर्वेदीय रस शास्त्र, ये सब माधवकर की रचनाएं हैं। नेक्स्ट बात करते हैं माधव निदान पर टीकाएं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, टीकाएं और टीकाकार पे हर साल पेपर में क्वेश्चन देखा ही जाता है, हर साल पूछा जाता है। चाहे वो आपके रस शास्त्र से पूछेंगे, माधव निदान से पूछेंगे, इतिहास से पूछेंगे, पर टीकाकार पर और टीकाओं पर हमेशा एक क्वेश्चन फॉर श्योर पूछा ही जाता है। तो आप इसे बिल्कुल याद करेंगे। और मधुकोश टीका हम हर बार पढ़ते आते हैं, मधुकोश व्याख्या, मधुकोश में ये लिखा है, तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि मधुकोश के टीकाकार कौन है, विजय रक्षित एवं श्रीकंठ दत्त। तो ये दो टीकाकारों के योगदान से मधुकोश टीका लिखी गई है। और कौन कौन, विजय रक्षित एवं श्रीकंठ दत्त। और ये माधव निदान पर टीका की गई है। जो मधुकोश टीका है वो माधव निदान पर की गई संस्कृत टीका है और इसमें दो टीकाकारों का योगदान है। कौन कौन, विजय रक्षित एवं श्री कंठदत्त। अब देखिए, जो विजय रक्षित थे उन्होंने इसे इनकम्प्लीट रहने दिया था, केवल अश्मरी प्रकरण तक इस टीका को लिखा था। और इसके बाद जो श्रीकंठ दत्त थे उन्होंने इसका कंप्लीशन किया, जो शेष भाग है उस पर टीका करी। तो मधुकोश बाय विजय रक्षित एंड श्री कंठदत्त, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है आतंक दर्पण। मेनी टाइम्स ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। आतंक दर्पण के टीकाकार कौन है, तो वाचस्पति। आतंक दर्पण के टीकाकार हैं वाचस्पति। और ये मधुकोश टीका का आधार लेकर ही ये टीका लिखी गई है। देन इज रोग विनिश्चय विधारण। रोग विनिश्चय विधारण, जिसे सिद्धांत चिंतामणि भी कहते हैं, इसके राइटर का नाम यहां मेंशन नहीं है, आप लोग लिख लें, नरसिंह कविराज। नरसिंह कविराज। ये जो रोग विनिश्चय विधारण है, जिसे सिद्धांत चिंतामणि भी कहा जाता है, इसके राइटर का नाम है नरसिंह कविराज। आप इसके साथ लिख लें इसे, नरसिंह कविराज। तो कौन कौन सी संस्कृत टीकाएं हुई, मधुकोश टीका बाय विजय रक्षित एंड श्री कंठदत्त, आतंक दर्पण बाय वाचस्पति, और सिद्धांत चिंतामणि, जिसे रोग विनिश्चय विधारण भी कहते हैं, बाय नरसिंह कविराज। क्लियर है? संस्कृत टीकाएं बहुत जरूरी हैं। स्पेसिफिकली क्वेश्चन संस्कृत टीकाएं और उनके टीकाकार पर ही पूछा जाता है। हिंदी बहुत रेयर पूछी जाती है, संस्कृत टीका और उनके टीकाकार पर आप विशेष ध्यान देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी टीकाओं की। अब जो हिंदी टीकाएं हैं उसमें पहली आती है विद्योतिनी व्याख्या। विद्योतिनी व्याख्या, और ये किसके द्वारा कृत है, सुदर्शन शास्त्री। विद्योतिनी व्याख्या बाय सुदर्शन शास्त्री। फिर आती है शारदा व्याख्या। तो शारदा व्याख्या बाय शारदा चरण सेन। अब नाम से ही क्लियर है, शारदा व्याख्या शारदा चरण सेन ने ही लिखी है। फिर आती है सर्वांग सुंदरी। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वांग सुंदरी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक मिलती जुलती सर्वांग सुंदरा भी पढ़ेंगे हम। तो जो सर्वांग सुंदरी है वो हिंदी टीका है जो माधव निदान पर की गई है बाय लालचंद वैद्य। लालचंद वैद्य। जबकि जो सर्वांग सुंदरा है, सुंदरा, वो अष्टांग हृदय पर अरुण दत्त द्वारा की गई संस्कृत टीका है। तो इसे याद रखने के लिए आप ऐसा रख सकते हैं कि सर्वांग सुंदरी है ना, सुंदरी कब लग रही है एक स्त्री की, अगर हम बात करें वो कब सुंदरी लग रही है, जब उसने लाल रंग के वस्त्र धारण किए हैं। तो सुंदरी लालचंद वैद्य, और सुंदरा है ना, सुंदरा ऐसे मेल वर्जन सुंदरा, तो अरुण दत्त। ठीक है, सुंदरा किसके लिए कहा, मेल के लिए कहा, तो ऐसे रख लो अरुण दत्त। और सर्वांग सुंदरी, सुंदरी कब लग रही है स्त्री, जब उसने लाल वस्त्र धारण किए हैं। तो सर्वांग सुंदरी बाय लालचंद वैद्य और सर्वांग सुंदरा अरुण दत्त ने अष्टांग हृदय पर संस्कृत टीका की है। ये इंपॉर्टेंट है।
ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट इज विमला मधुधारा। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? आचार्य ब्रह्मानंद त्रिपाठी। विमला मधुधारा बाय आचार्य ब्रह्मानंद त्रिपाठी। और डॉक्टर मुलेन बेल्ड ने अंग्रेजी टीका भी लिखी है। ठीक है, तो इसमें जो मेन आपको याद रखनी है वो है मधुकोश टीका बाय विजय रक्षित एंड श्री कंठदत्त, आतंक दर्पण बाय वाचस्पति, रोग विनिश्चय विधारण या सिद्धांत चिंतामणि बाय नरसिंह कविराज, सर्वांग सुंदरी बाय लालचंद वैद्य। ये 4 टीकाएं आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। और जो सर्वांग सुंदरा है वो अष्टांग हृदय पर अरुण दत्त की टीका है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, माधव निदान का योगदान। अब योगदान से हमारा मतलब है कि ऐसी कौन सी स्पेसिफिकेशंस हैं जो केवल माधव निदान में ही मिलती हैं। ठीक है, या कौन सी ऐसे डिजीजेस हैं या कौन सा स्पेसिफिकली डिस्क्राइब्ड टेक्स्ट है जो केवल माधव निदान में मिलेगा, या डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो केवल माधव निदान में मिलेगी, अन्य में नाम मात्र वर्णन मिल सकता है। तो पहला है अम्लपित्त रोग। तो अम्लपित्त माधव ने डिस्क्राइब किया है। मेदो रोग, योनिकंद, सूतिका रोग, स्तन रोग, आमवात, परिणाम शूल, अनद्रव शूल व शलीपद का प्रथम स्वतंत्र रूप से वर्णन जो है, विस्तार से वर्णन जो है वो माधव निदान में मिलता है। जो ये नेक्स्ट लाइन है ना, इसे आप कट कर देंगे कि माधव निदान में आवरणों का वर्णन नहीं मिलता। ऐसा नहीं है, माधव निदान में वात के 10 आवरण डिस्क्राइब्ड हैं। तो इस लाइन को कट करके आप लिखेंगे कि माधव निदान में वात के 10 आवरण बताए गए हैं। ये लाइन बिल्कुल गलत है, इसे आप कट कर लें। कितने आवरण बताए हैं वात के? 10 आवरण। और विजया शब्द का प्रयोग माधवकर ने हरितकी के लिए किया है। विजया शब्द जो है वो किसके लिए आया है? हरितकी के लिए। और अगर आपको याद हो तो हमने विजया जाति भी पढ़ी थी हरितकी की, है ना, भाव प्रकाश के अनुसार। और यहाँ इसलिए स्पेसिफिकली डिस्क्राइब्ड है हरितकी के लिए क्योंकि विजया जो है वो भांग का पर्याय है। आप लिख सकते हो कि जो बाकी जगह विजया शब्द का प्रयोग किया गया है वो भांग के लिए किया गया है। क्लियर है? इसलिए विजया शब्द का जो माधवकर ने प्रयोग किया है वो हरितकी के लिए किया गया है। और बाकी टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो विजया भांग, भंगा, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, माधव निदान वैशिष्ट्य। अब वैशिष्ट्य में बताया है कि कौन से रोग जो हैं वो माधव निदान में स्पेसिफिकली डिस्क्राइब्ड हैं और उसके कितने टाइप्स हैं। तो प्रमेय के भेदों की बात करें तो 20 हैं। आप जानते हो प्रमेय के 20 टाइप्स ही मैक्सिमम सब जगह डिस्क्राइब्ड हैं। कफज प्रमेय जो है वो 10 है, पित्तज 6 है और वातज 4 है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रमेय के पूर्व रूप की। दंतादि नाम मलाढ़यत्वम। केवल इतनी सी लाइन जो है वो एग्जाम में कई बार पूछी गई है। दंत आदि नाम मलाढ़यत्वम, यह किस व्याधि का पूर्व रूप है? दंत आदि नाम मलाढ़यत्वम यानी कि दंत आदि में क्या है? मल से लिप्त मिलेंगे, दंत जो है वो मल से लिप्त होंगे। कौन सी डिजीज का ये पूर्व रूप है, ये पूछा जाता है। तो ये किसका पूर्व रूप है? प्रमेह का। दंत आदि नाम मल आढ़यत्वम, केवल इतनी ही लाइन पूछी जाती है। उसके अलावा प्राग रूपम पाणी पादयो दाह। तो आप जानते हो जो डायबिटीज का पेशेंट होता है वो ये यूजुअल कंप्लेन लेके आता है कि उसके हाथ और पैरों में जलन रहती है। तो पाणी पादयो दाह। चिक्कणता देहे, चिक्कणता देहे यानी कि उसे एक्सेसिव स्वेटिंग होती है ना, जिसकी वजह से उसे अपना देह कैसा लगता है? चिपचिपा लगता है, चिक्कण सा फील होता है। त्रिट यानी कि उसे बहुत प्यास लगती है, पॉलीडिप्सिया। और स्वादु आस्यस्वम यानी कि उसको अपना मुख कैसा लगेगा? मीठा लगेगा, उसे मुख में मधुर स्वाद लगेगा। च जायते।
तो प्रमेय के पूर्व रूप में क्या बताया है? दंत आदि नाम मलाढ़त्वम, यानी कि दांतों पर ऐसे लगेगा कि मल है, मलिन है दांत। पाणी पादयो दाह, हाथ पैर में जलन होगी। चिक्कणता देह, उसे अपना देह कैसा लगेगा? चिपचिपा लगेगा। त्रिट, बहुत प्यास लगेगी। और स्वादु आस्य, यानी कि मुख जो है वो मधुर लगेगा। ये प्रमेय का पूर्व रूप है और इसमें भी स्पेसिफिकली क्वेश्चन जो है वो दंत आदि नाम मलाढ़त्वम ये पूछा जाता है, क्योंकि बाकी आप इजीली रूल आउट कर लोगे, पर अगर आपने नहीं पढ़ा है या ध्यान नहीं दिया है तो दंत आदि नाम मलाढ़त्वम, क्योंकि उसमें ये आपको पक्की बात है कि कहीं ना कहीं कोई मुख रोग लिख के देंगे, मुख रोग का पूर्व रूप, और आप वो क्वेश्चन मतलब वैसे सोच सकते हो कि कहीं ये किसी मुख रोग के कारण तो नहीं हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि उसका आंसर मुख रोग नहीं लगेगा, प्रमेह लगेगा। प्रमेह के पूर्व रूप में दंत आदि पर मल लिप्त होने की प्रतीति होती है। दंत आदि नाम मलाढ़त्व। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमेय पीड़िका की। तो प्रमेय पीड़िका कितनी डिस्क्राइब्ड है? माधवकर ने 10 प्रमेय पीड़िका बताई हैं। आपको सिर्फ यहां नंबर याद करते जाना है। नेक्स्ट आते हैं उदर रोग। उदर रोग के लिए लाइन कही गई है जो कि बहुत जरूरी है। रोगा सर्वे अपि मंद अग्नि, मंद अग्नौ, यानी कि उदर रोग किसके कारण हो रहा है? मंद अग्नि के कारण। जिसकी अग्नि मंद है उसे उदर रोग होने की संभावना अधिक रहती है। बात करते हैं उदर रोग के टाइप्स की। तो कितने प्रकार का है? 8 प्रकार का। और शोथ के टाइप्स की बात करें तो 9 प्रकार के शोथ बताए गए। आपको केवल यहाँ टाइप्स याद रखने हैं और जो कुछ बातें जो अलग कही गई हैं, ठीक है। बाकी क्या है? बाकी चरक सुश्रुत का ऑलमोस्ट सेम कंटेंट आपको मिलेगा। हमारा मेन एरिया ऑफ फोकस इसमें वो होना चाहिए जो स्पेसिफिकली माधव ने ही डिस्क्राइब किया है, क्योंकि जब आप चरक और सुश्रुत डिटेल में कवर करेंगे तब आप वो सारे कैरेक्टर्स पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं वृद्धि। वृद्धि कितने प्रकार की है? 7 प्रकार की। कौन कौन सी? वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, मेदज, मूत्र व आंत्र वृद्धि। तो ये 7 प्रकार की वृद्धि बताई है। अब इसके जो फीचर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है कि वातज वृद्धि में क्या मिलेगा? वातपूर्ण धृति स्पर्श। वातपूर्ण धृति स्पर्श क्या मिल रहा है वातज वृद्धि में? वातपूर्ण धृति स्पर्श। इसी के साथ आप लिख लेंगे कि आचार्य चरक ने जो है वो वातपूर्ण धृति स्पर्श संधिवात के लिए कहा है। इसके लिए कहा है? संधिवात के लिए। वातपूर्ण धृति स्पर्श शोथा संधिगते अनले, ये चरक ने किसके लिए कहा है? संधिवात के लिए। लेकिन माधव ने किसके लिए कहा? वातज वृद्धि के लिए। तो आप इसके साथ ही लिख लेंगे यहां कि चरक ने कहा संधिवात के लिए और माधव का वातज वृद्धि के लिए। नेक्स्ट आती है पित्तज वृद्धि। तो पित्तज वृद्धि कैसी है? पक्व उदुम्बर संकाश, जो पका हुआ जो उदुम्बर का फल होता है उसके समान, पक्व उदुम्बर संकाश। फिर अब बात करते हैं रक्तज वृद्धि की। तो रक्तज वृद्धि कैसी होगी? कृष्ण स्फोटवत, उसमें कृष्ण वर्ण के स्फोट मिलेंगे, ब्लैकिश। और वेरी इंपॉर्टेंट, मेदज वृद्धि का लक्षण क्या है? ताल फल उपमम, ताल फल के समान। क्लियर है? मेदज वृद्धि कैसी है? ताल फल के समान। इसमें वातज वृद्धि वेरी इंपॉर्टेंट है। वात पूर्ण धृति स्पर्श, क्योंकि चरक ने ये संधिवात में कहा है। पित्तज में कृष्ण स्फोट, सॉरी, पित्तज में पक्वोदुम्बर संकाश, रक्तज में कृष्ण स्फोट और मेदज में ताल फल उपमम। नेक्स्ट आता है मूत्रज वृद्धि। मूत्र वृद्धि कैसी है? अंबोभि पूर्ण धृतिवत शोभम याति सर अमृदु। अंबोभि पूर्ण, अंबोभि पूर्ण मतलब है जल से भरी हुई। कैसे लगेगा? देखो, जब मूत्रज वृद्धि है तो मूत्र क्या है? एक तरह का लिक्विड है ना, जल के समान है। तो अंबोभि पूर्ण यानी कि ऐसे लगेगा जल से भरी हुई धृति, बस्ती, ठीक है, जल से भरी हुई बस्ती के समान वो प्रतीत होगा।
तो अम्बोबी पूर्ण धृतिवत शोभम याति सर और अमृतु। नेक्स्ट बात करते हैं गलगंड की। तो गलगंड आप जानते हैं इसका पित्तज भेद नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि गलगंड का पित्तज भेद नहीं होता है। 3 प्रकार का है गलगंड, वातज, कफज एवं मेदज। तो ये पूछ लिया जाता है कि जो पित्तज भेद है वो कौन सी व्याधि में नहीं है। तो गलगंड में पित्तज भेद नहीं पाया जाता। नेक्स्ट बात करते हैं गंडमाला की। तो जो गंडमाला है वो कैसी है? करकंधु, कोल और आमलक प्रमाण की। करकंधु, कोल और आमलक प्रमाण की। तो करकंधु और कोल जो है वो बेर की ही वैरायटीज हैं। ठीक है, कैसी है? बेर या आंवले जैसी दिखने वाली जो ग्रोथ है गले में के बाहर जो हो जाती है उसे गंडमाला कहते हैं। तो करकंधु, कोल और आमलक प्रमाण की ग्रोथ होती है और चिर मंद पाक हो रहा है और देर से पाक होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रंथि के भेद। तो ग्रंथि के कितने भेद बताए हैं माधव ने? माधव और सुश्रुत दोनों ने 5 भेद बोले हैं। वातज, पित्तज, कफज, मेदज एवं सिराज। तो ग्रंथि के 5 भेद हैं, वातज, पित्तज, कफज, मेदज एवं सिराज। इसी के साथ आप लिख लेंगे कि आचार्य चरक ने ग्रंथि में जो है वो मांसज ग्रंथि भी मानी है, इसलिए उनके 6 भेद हो जाएंगे। मांसज ग्रंथि किसने मानी है? आचार्य चरक ने। और बात करें अगर वाग्भट और शारंगधर की तो उनके 9 भेद हैं। 5 ये हो गए, है ना, मांसज वाली आचार्य चरक वाली मान ली। उसके अलावा अस्थि, रक्तज और व्रणज ग्रंथि। अस्थि, रक्तज और व्रणज ग्रंथि आरव करके आप याद रख सकते हैं। अरव, अस्थि, रक्तज और व्रणज ग्रंथि किसने मानी है? आचार्य वाग्भट ने और आचार्य शारंगधर ने। तो 5 प्रकार की ग्रंथि किसने कही? माधव ने और सुश्रुत ने। आचार्य चरक ने 6 प्रकार कह दिए, उन्होंने मांसज ग्रंथि भी ऐड कर दी। और वाग्भट और शारंगधर की बात करें तो उन्होंने 9 प्रकार कह दिए, चरक वाले 6 हो गए और आरव यानी कि अस्थि, रक्तज और व्रणज ग्रंथि। क्लियर है? रिपीट तो नहीं करना? ठीक है, आगे बात करते हैं अर्बुद की। तो अर्बुद कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, मांसज और मेदज। और कैसा इसका स्वरूप है? वृत्त, स्थिर, मंद रुजम, महंतम, अनअल्पमूलम, चिर वृद्धि अपाकम। यानी कि वृत्त यानी कि गोल, स्थिर यानी कि एक जगह पर स्थिर रहता है, टिका है। मंद रुजा, रुजा कैसी है? मंद है। महंत अनल्प मूल यानी कि मूल जो है वो अल्प नहीं है, बड़ा है। अर्बुद इज बेसिकली ट्यूमर, है ना। चिर वृद्धि, एकदम से वृद्धि को प्राप्त नहीं होता है, धीरे धीरे। और अपाकम यानी कि पाक उसमें नहीं मिलेगा। तो चिर वृद्धि अपाकम। नेक्स्ट बात करते हैं शलीपद की। शलीपद के 3 प्रकार कहे हैं, वातज, पित्तज एवं कफज। और कहा है कि 1 वर्ष पुराना असाध्य होता है। जो 1 वर्ष पुराना शलीपद है वह असाध्य है। और शलीपद कहाँ मिलता है? पुराण उदक भूयिष्ठ सर्वऋतिषु च शीतला। तो ये पूछ लिया जाता है कि जो पुराण उदक भूयिष्ठ प्रदेश है वहां कौन सी व्याधि पाई जाती है? तो शलीपद। पुराण उदक से हमारा मतलब है जो जल वाले एरियाज हैं, जहां पे पानी जो है वो ज्यादा इकट्ठा रहता है, जो ज्यादा डैम्प या मॉइस्ट एरियाज हैं। पुराण उदक जहां इकट्ठा रहता है वहां हमें शलीपद व्याधि मिलती है। ठीक है, दिस इज बेसिकली फिलेरियासिस या एलिफेंटियासिस जैसे हम कहते हैं। तो आप जानते हो वो मस्कीटो बाइट से होता है ना। तो वो मस्कीटो का ब्रीडिंग प्लेस क्या होगा? जहां पे पानी जो है वो ज्यादा टाइम के लिए इकट्ठा रहेगा, वो ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मस्कीटो होंगे, जिसकी वजह से शलीपद होगा।
नेक्स्ट बात करते हैं विद्रधि। तो विद्रधि के कितने टाइप्स हैं? 6 प्रकार हैं विद्रधि के। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातिक और आगंतुज विद्रधि। उसी प्रकार व्रण शोथ के भी 6 प्रकार हैं, यही वाले। और व्रण के भेद कितने हैं? 2 हैं, निज और आगंतुज व्रण। उसी प्रकार सद्य व्रण की बात करें तो सद्य व्रण भी कितने होते हैं? 6 होते हैं। अगर लिखने हैं तो आप लिख सकते हो 6 प्रकार के जो सद्य व्रण है वो हैं छिन्न, भिन्न, विद्ध, क्षत, पिच्चित एवं घ्रष्ट। ये आप सुश्रुत में भी पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि जो टाइप्स यहाँ डिस्क्राइब्ड नहीं है वो इसलिए नहीं डिस्क्राइब्ड है क्योंकि जो माधव है और जो सुश्रुत है उसका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो ओवरलैपिंग है, ऑलमोस्ट सेम है। सुश्रुत संहिता को आधार लेकर ही लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ वो चीजें डिस्क्राइब्ड हैं जो माधव की स्पेसिफिक है। ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये मुझे 6 भेद याद नहीं रहे या मैं भूल गया या भूल गई, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप सुश्रुत पढ़ोगे तो वो जो सेम टाइप्स जो सुश्रुत ने डिस्क्राइब हैं वही माधव ने भी डिस्क्राइब किए हैं। ठीक है, इसलिए आप यहाँ केवल जो उसका भेद है और जो उसका नंबर है वो याद करते चले। ठीक है, तो सद्योवर्ण कितने हैं? 6 हैं। कौन से हैं? सुश्रुत वाले ही हैं, छिन्न, भिन्न, विद्ध, क्षत, पिच्चित एवं घ्रष्ट। उसी प्रकार भग्न के भेद की बात करें, भग्न यानी फ्रैक्चर, तो 2 भेद हैं, कांड भग्न व संधि भग्न। कांड भग्न और संधि भग्न, जिसमें से संधि भग्न जो है वो 6 इन नंबर है और कांड भग्न जो है वो 12 इन नंबर है। ये भी सुश्रुत में डिस्क्राइब्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं नाड़ी व्रण के टाइप्स की। तो नाड़ी व्रण कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। वातिक, पैतिक, श्लेष्मज, सन्निपातिक और शल्यज। भगंदर की बात करें तो भगंदर भी 5 प्रकार का है। उपदंश भी 5 प्रकार का है। वात, पित्त, कफ, रक्त और सन्निपात या त्रिदोषज। और इन्होंने कहा है कि उपदंश जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों को होता है। नेक्स्ट आता है शूक दोष। शूक दोष कितने हैं? 18। आचार्य सुश्रुत भी 18 ही मानते हैं। कुष्ठ के भी 18 टाइप्स हैं, तो कुष्ठ के भी आचार्य चरक भी सुश्रुत भी 18 टाइप्स जो है वो बताते हैं। नेक्स्ट आता है किलास। तो किलास क्या है? किलास इज श्वेत कुष्ठ। ठीक है, श्वेत कुष्ठ को किलास कहते हैं। इसके 3 प्रकार हैं, वातज, पित्तज और कफज भेद से अगर हम देखें तो वातज कैसा है? रुक्ष है और अरुण वर्ण का है। कैसा है? रुक्ष है और अरुण वर्ण का है और रक्त आश्रित है। ये याद रखना है आपको, इसका आश्रय, क्योंकि इस पे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। रक्त आश्रित कौन सा है, मांस आश्रित कौन सा है और मेद आश्रित कौन सा है? तो वातिक जो है वो रक्त आश्रित है और कैसा है? रुक्ष और अरुण वर्णी। जो पैतिक है वो मांस आश्रित है और कैसा है? कमल पत्र के समान है, ताम्रवर्णी है एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोम विध्वंसी। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि रोम विध्वंसी जो है वो कौन सा किलास है। तो जो पित्तज, जो पैतिक भेद है किलास का, वह रोम विध्वंसी है। रोम विध्वंसी का मतलब है कि जिसे पैतिक किलास होता है उसके जो रोम है वो नष्ट हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। रोम क्या होता है? जो बॉडी हेयर है, ठीक है, रोम, रोम विध्वंसी। तो रोम विध्वंसी पैतिक किलास है और किसके आश्रित है वो? मांस आश्रित। और कफज की बात करें तो मेद आश्रित। तो ये आपको स्पेसिफिकली याद रखना है कि किलास का कौन सा टाइप कौन सी धातु के आश्रित है और दूसरा रोम विध्वंसी जो है वो पैतिक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उदर्द का लक्षण। क्योंकि जो उदर्द है इसका लक्षण माधव ने ही डिस्क्राइब किया है और कहा है वर्टी दष्ट संस्थानम। इसी लाइन पे सवाल बार बार पूछा जाता है, वर्टी दष्ट संस्थानम। वर्टी होता है वास्प, है ना, जो मतलब एक मधुमक्खी होती है, एक वास्प होता है, आप लोग जानते होंगे, है ना। तो वो जो वर्टी, उसके काटने के समान वेदना, ठीक है, वर्टी दष्ट संस्थानम।
किसका लक्षण है? उदर्द का लक्षण है। और ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि वर्टिदस्त संस्थान किसका लक्षण है? तो उदर्द का है। और दूसरा पूछा जाता है उदर्द में कौन सा दोष पाया जाता है? तो कफ। और शीत पित्त में कौन सा दोष है? तो वात अधिक। तो शीत पित्त वात अधिक है और उदर्द जो है वो कफ अधिक है। इन दोनों पर सवाल पूछा जाता है। और नेक्स्ट, उदर्द रोग प्राय शिशिर ऋतु में होता है। तो ऋतु पर भी सवाल आता है। तो इन ऑल एंड ऑल उदर्द जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माधव ने डिस्क्राइब किया है स्पेसिफिकली वर्टिदस्त संस्थानम, शीत पित्त वात अधिक है, उदर्द कफ अधिक है और उदर्द रोग जो है वो शिशिर ऋतु में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अम्ल पित्त के लक्षण की। तो अम्ल पित्त क्या है? जो एसिडिटी है, सपोज जो हाइपर एसिडिटी की जो कंडीशन है उसे अम्ल पित्त कहा है। तो उसमें क्या मिलता है? अविपाक, यानी कि जो भोजन खाया है उसका पाचन प्रॉपरली नहीं हुआ, तो अविपाक। क्लम, क्लम क्या है? टायर्डनेस है ना, इंद्रियां जो है वो विषयों को ढंग से ग्रहण नहीं कर रही हैं, तो क्लम। उत्क्लेश, उसे कैसा लगेगा? उत्क्लेशित लगेगा, मिचली जिसे कहते हैं। तिक्त अम्ल उद्गार, उसे उद्गार कैसे आएंगे? तिक्त या अम्ल रस के। गुरुता, की बॉडी में गौरव फील होगा, गुरुता। हृत कंठ दाह, उसे हृदय में और कंठ प्रदेश में दाह होगा। और अरुचि, तो अगर आप रिलेट कर पाए, ये सारे एसिडिटी के ही सिम्टम्स लग रहे हैं, है ना, एसिडिटी के लक्षण लग रहे हैं सारे। अम्ल पित्त के भेदों की बात करें तो दो प्रकार का है, ऊर्ध्वग अम्ल पित्त और अधोग। ठीक है, तो एसिडिटी जो है वो ऊर्ध्वग अधोग दोनों प्रकार से होती है। और अगर दोष की बात करें तो वाताधिक, वात कफाधिक और कफाधिक। क्योंकि देखो अम्ल पित्त है ना, तो पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा ही। तो इसलिए तीन प्रकार कौन से हुए? केवल वाताधिक, वात और कफ दोनों, और कफ अधिक। फिर है नूतन, यानी कि अगर नई है ना, अभी एक्यूट कंडीशन है तो वो साध्य है। और पुरातन यानी कि अगर क्रॉनिक हो गई है तो क्या है? याप्य है या कृच साध्य है। नेक्स्ट आ जाओ विसर्प पे। तो विसर्प कितने प्रकार का है? 7 टाइप्स का है। आचार्य चरक भी से 7 टाइप्स का ही मानते हैं। नेक्स्ट है मसूरिका। तो मसूरिका 5 प्रकार की है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज एवं रक्तज। और त्रिदोषज मसूरिका को चर्मदल भी कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, चर्मदल किसे कहा है, या त्रिदोषज मसूरिका को और क्या कहा है? तो चर्मदल कहा है। त्रिदोषज मसूरिका को चर्मदल भी कहा है। आगे बढ़ते हैं, रोमांतिका। रोमांतिका में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन से दोष की इन्वॉल्वमेंट है। पहला क्वेश्चन तो इसमें से ये बनता है कि इसमें कौन से दोष की इन्वॉल्वमेंट है। तो पित्त और कफ, पित्त और कफ दोनों दोषों के कारण रोमांतिका होती है, ये पूछा जाता है। रोमांतिका में कफ और पित्त दोनों दोषों का प्रकोप होता है। उसके कारण क्या होगा? रोमकूपों में उभार सदृश पीड़िकाएं होंगी, है ना। रोमांतिका नाम से ही लग रहा है कि रोमकूप जो है वहां पे क्या होगा? उभार के समान पीड़िकाओं की उत्पत्ति होगी। और दूसरा सवाल जो इसमें पूछा जाता है कि ज्वर जो है वो किस व्याधि के पूर्व रूप में मिल रहा है यहाँ, और उसमें रोमांतिका आंसर लगाता है। तो कास, ज्वर व अरुचि जो है वो इसके पूर्व रूप में मिलती है। या कई बार ये तीनों ही पूछ लिए जाते हैं कि कास, ज्वर और अरुचि किसके पूर्व रूप में मिलती है? तो रोमांतिका के पूर्व रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट आता है मसूरिका। तो मसूरिका में भी पित्त और कफ दोष होता है। और इसके उपद्रव की बात करें तो शोथ होगा, ठीक है, दारुण शोथ मिलेगा। कहाँ? कूर्प पर, मणिबंध और अंशफलक पर। तो कूर्प पर, मणिबंध और अंशफलक पर दारुण शोथ की उत्पत्ति, ये किसका उपद्रव है? मसूरिका का। मसूरिका क्यों इसे कहा है? क्योंकि जो मसूर की जो दाल होती है उसके समान पीड़िकाओं की उत्पत्ति त्वचा पर होने के कारण इसे मसूरिका कहा है।
नेक्स्ट आता है क्षुद्र रोग। क्षुद्र का मतलब होता है छोटा, ठीक है, क्षुद्र रोग। तो क्षुद्र रोग जो है वो आचार्य सुश्रुत ने सबसे ज्यादा डिस्क्राइब किए हैं, 44। ठीक है, ये आपको इसका नंबर बिल्कुल याद रहना चाहिए। ये काफी बार इसका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन के कितने प्रकार हैं पूछ लिया जाता है। तो क्षुद्र रोग सबसे ज्यादा किसने डिस्क्राइब किए हैं, आप इसे ऐसे रखेंगे, सबसे पहले सबसे ज्यादा सुश्रुत ने, फिर सुश्रुत से एक कम माधव ने। तो माधव ने कितने कहे हैं, 43, और वाग्भट ने 36। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्षुद्र रोग की संख्या। तो सुश्रुत की 44, माधव की एक कम 43 और वाग्भट की 36। नेक्स्ट इज मुख रोग की मुख्यतः कफ प्रधान दोषों से उत्पत्ति होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मुख रोगों में कौन सा दोष जो है वो कारक है। तो कफ, और हम जो है वो पित्त सोच लेते हैं कई बार कि मुख रोग जो है वो पित्त के कारण होते होंगे, ऐसा नहीं है, कफ प्रधान दोषों के कारण मुख रोग होते हैं। ये भी आप एकदम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कर्णक्षेद की। तो कर्णक्षेद क्या है, कर्णक्षेद एक डिजीज कंडीशन है जिसमें कानों में ऐसे लगता है आवाज, है ना, कानों में आवाज आ रही है, और कैसी, वेणु घोष उपमम ध्वनि। वेणु घोष होती है बांसुरी, जैसे कोई बांसुरी बजा रहा हो, ठीक है, और इसका दोष क्या है, वात और पित्त है। तो कर्णक्षेद वात पित्त से उत्पन्न है, और कैसी ध्वनि है, वेणु घोष उपमम, यानी कि कानों में बांसुरी बजाने जैसा। इसी के साथ आप दूसरा भी लिख लेंगे, कर्णनाद। कर्णक्षेद में तो क्या है, बांसुरी जैसी आवाज आ रही है, और दूसरी कंडीशन है कर्णनाद। कर्णनाद में कैसी आवाज आती है, भेरी और मृदंग जैसी, जैसे मान लो कोई ढोल नगाड़े बजा रहा हो, भेरी और मृदंग जैसी ध्वनि जिसमें आएगी वो कर्णनाद है ना। क्षेद सोचो, क्षेद सुनने में ही लग रहा है कि थोड़ा लो साउंड है या प्लेजेंट टू ईयर्स हो सकता है, और नाद है ना, नाद क्या लग रहा है कि ऐसे बहुत शोर, नाद इज बेसिकली शोर। तो भेरी मृदंग, जो ढोल नगाड़े वाला जो शोर होता है वो कर्णनाद में मिलता है। कर्णनाद में भेरी मृदंग वाली ध्वनि है, और कर्णश्वेद में वेणु घोष उपमम, यानी कि बांसुरी जैसी। नेक्स्ट आता है नासिका अर्बुद, 7 प्रकार के हैं, नासा शोथ 4 प्रकार के हैं, नासा अर्श 4। हाँ जी मैम, वन सेकेंड, कैन यू रिपीट दैट? ओके, देखिए कर्णक्षेद जो था ना, उसमें हमने क्या कहा, वेणु घोष उपमम ध्वनि, यानी कि बांसुरी बजाने जैसी, है ना, बांसुरी जैसी ध्वनि जिसमें आई वो था कर्णक्षेद। और दूसरा था कर्णनाद। कर्णनाद, नाद होती है बहुत ही लाउड और अनप्लीजेंट साउंड, ठीक है। नाद क्या है, लाउड और अनप्लेजेंट साउंड, जो कि ढोल नगाड़े है ना, जो जोर लाउड इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, भेरी और मृदंग, भेरी और मृदंग। क्लियर है, कर्णनाद में क्या है, भेरी और मृदंग की तरह ध्वनि आएगी, जो कि बहुत लाउड और अनप्लीजेंट साउंड है। ये डिफरेंस है। तो उसमें कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि वेणु घोष उपमम स्वर जो है वो किस में पाया जाता है, तो वो ऑप्शन में आपको कर्णक्षेद भी लिख के देगा, कर्णनाद भी लिख के देगा। तो आपको वो रूल आउट करना होगा कि जो कर्णक्षेद है उसमें वेणु घोष उपमम ध्वनि आएगी, और जो कर्णनाद है उसमें लाउड अनप्लेजेंट, कैसा, भेरी और मृदंग जैसा साउंड आएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। ओके मैम, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट है नासिका अर्बुद, जो है वो 7 प्रकार के हैं। नासिका में होने वाले ट्यूमर 7 प्रकार के हैं। नासा शोथ जो है वो 4 प्रकार के हैं। नासा अर्श जो है वो भी 4 प्रकार के हैं, और जो नासागत रक्तपित्त है वो भी 4 प्रकार का है, ठीक है। ये जब आप ईएनटी पढ़ेंगे या जब सुश्रुत आप कवर करेंगे उसका उत्तर तंत्र, तो उसमें इन सब के भेद जो है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए माधव निदान में केवल आपको उसके नंबर याद रखने हैं। उसी प्रकार शिरोरोग जो है वो 11 प्रकार के हैं, और नेत्र रोग 76। नेक्स्ट आता है असृग दर। असृग दर 4 प्रकार का है,
वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। ये आचार्य चरक ने जो है वो डिटेल में डिस्क्राइब किया है। और माधव में हमें थोड़े से जो इसके लक्षण है वो अलग मिलते हैं, जिसकी वजह से ये लक्षण याद करना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि आचार्य चरक ने इसे डिटेल में डिस्क्राइब किया है, लेकिन लक्षण भी अपने हिसाब से बताए हैं और माधव ने अलग बताए हैं, जिसकी वजह से असृक दर के लक्षण माधव के अनुसार याद करना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कफज असृक दर कैसा है। पुलाक तोय प्रतिमम स्त्राव। कैसा मिलेगा हमें, किस प्रकार का स्त्राव है ये, पुलाक तोय प्रतिमम स्त्रावम। ये हमें याद रखना है। ठीक है, पुलाक तोय प्रतिमम स्त्राव। पित्तज असृक दर में कैसा है, पीत, नील और असित वर्ण का स्त्राव। पीत, नील और असित। तो पित्तज में कलर कैसे होते हैं, यही कलर होते हैं पित्तज कंडीशन में यूजुअली, है ना, नीला, पीत और असित यानी कि ब्लैकिश असित वर्णी स्त्राव। और वातज में कैसा है, पिशित ओदक आभम स्त्राव, यानी कि मांस के धोवन के समान। पिशित ओदक आभम स्त्राव, तो मांस धोवन के समान जो पिशित ओदक स्त्राव है वो वातज में है, और जो पुलाक तोय प्रतिमम स्त्राव है चावल के धोवन के समान, वो कफज में है। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। कफज में पुलाक तोय प्रतिमम स्त्राव, वातज में पिशित ओदक आभम स्त्राव। पित्तज तो चलो क्लियर ही है, पीत, नील और असित वर्णी। और सन्निपातिक में कैसा मिलेगा, शौद्र, सर्पी, हरताल वर्ण, मज्जा प्रकाश और कुणपगंधी स्त्राव। क्लियर है, ये लक्षण वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चरक में अलग तरह से डिस्क्राइब्ड हैं और माधव में अलग से। इसमें भी पुलाक तोय स्त्राव और पिशित ओदक स्त्राव पर क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। कफज में पुलाक तोय और वातज में पिशित ओदक आभम स्त्राव, ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। और बाकी जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स से स्त्राव हैं, जैसे क्षौद्र, सर्पी, हरताल, मज्जा, कुणप, ये सारे सन्निपातिक कंडीशन में मिलते हैं। लेकिन आप कफज और वातज का स्त्राव विशेष रूप से याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है योनि व्यापक। तो योनि व्यापक माधव भी 20 प्रकार के ही मानते हैं और चरक और सुश्रुत भी 20 प्रकार के मानते हैं। नेक्स्ट आता है योनि कंद, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। योनि कंद निकुच आकृति सन्निभम। कैसा कहा है ये, निकुच का फल है ना, जो लकुच होता है, बेसिकली लकुच का जो फल होता है उसके समान होता है। ठीक है, योनि कंद कैसा है, निकुच आकृति सन्निभम। तो ये पूछ लिया जाता है कि निकुच आकृति सन्निभम किस व्याधि के लिए कहा है, तो योनि कंद के लिए। इसके भी कितने भेद हैं, 4 भेद हैं, वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक और सन्निपातिक। वातिक कैसा है, रुक्ष, विवर्ण और स्फुटित। तो क्लियर है, वात के ही लक्षण हैं, रुक्षता, विवर्णता और स्फुटित होना। पैतिक कैसा है, दाह, राग और ज्वर युक्त। ये भी आप इजीली निकाल सकते हो, है ना, दाह, राग और ज्वर किस में मिलेगा, पैतिक भेद में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, श्लेष्मिक। श्लेष्मिक का कैसा है लक्षण, नील पुष्प प्रतिकाशम। अब देखो, नील वर्ण जो है वो हम पित्त में सोच सकते हैं, है ना, पर ऐसा नहीं है। नील पुष्प प्रतिकाशम जो है वो कफज योनि कंद में बताया गया है, और इसकी डिफरेंस की वजह से ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि नील पुष्प प्रतिकाशम जो है वो श्लेष्मिक योनि कंद है। और इसका रीजन आप लिख सकते हैं, इसका रीजन कई बार इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि नील पुष्प प्रतिकाशम कफज क्यों है, तो व्याधि के स्वभाव के कारण। व्याधि का प्रभाव या स्वभाव ही कुछ इस प्रकार का है कि जो श्लेष्मिक योनि कंद है वो कैसा है, नील पुष्प प्रतिकाशम। तो आचार्य भी इसी प्रकार से डिस्क्राइब कर देते हैं कि व्याधि के स्वभाव के कारण ही जो श्लेष्मिक योनि कंद है वो कैसा दिखता है, नील वर्ण का, नील पुष्प समान। तो नील पुष्प प्रतिकाशम इज श्लेष्मिक योनि कंद। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया सवाल।
और सन्निपातिक की अगर बात करें तो सर्वलक्षण युक्त, है ना, क्लियर ही है। तो योनिकंद में क्या इंपॉर्टेंट था? पहला था निकुंज आकृति सन्निभम और दूसरा श्लेष्मिक योनिकंद कैसा है? नील पुष्प प्रतिकाशम। आगे बात करते हैं स्तन रोग की। तो स्तन रोग कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। नेक्स्ट आता है महापद्म। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि महापद्म कौन सी व्याधि है? तो शिशुओं को होने वाला विसर्प, शिशु विसर्प। महापद्म क्या है? शिशुओं में पाया जाने वाला विसर्प है। शिशु विसर्प को महापद्म कहा है। और ये क्या कहा है इसे कि बस्ती प्रदेश व सिर में होने वाला त्रिदोषज विकार है। तो त्रिदोषज ये हमें क्लियर हो गया कि तीनों दोष वात पित्त कफ इन्वॉल्व है। और कहाँ होता है ये? बस्ती प्रदेश और सिर में। बस्ती प्रदेश और सिर में होने वाला त्रिदोषज विकार है। और वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, शंखाभ्याम हृदयम याति हृदयाद वा गुदम व्रजेत। ये लाइन लिख के पूछ ली जाती है कि किस रोग के लिए कही गई है, और महापद्म उसका आंसर है। तो शंखाभ्याम हृदयम याति हृदयाद वा गुदम व्रजेत किसके लिए कहा है? तो महापद्म के लिए कहा है। इसका अर्थ क्या है कि शंख से, ठीक है, जो टेम्पोरल रीजन है, शंख से हृदय प्रदेश और हृदय प्रदेश से गुदा तक ये विसर्पण करता है। विसर्पण यानी कि फैलता है ना। शिशु विसर्प कहा हमने, फैलता है। तो कहां से? शंख से हृदय प्रदेश और हृदय प्रदेश से गुदा तक विसर्पण करने के कारण इसे महापद्म कहा है। शंखाभ्याम हृदयम याति हृदयाद वा गुदम व्रजेत, ये लाइन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात आती है संप्राप्ति की। तो संप्राप्ति कितने प्रकार की कही है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? संख्या, विकल्प, प्राधान्य, बल, काल। कौन कौन से 5 टाइप्स हैं? संख्या, विकल्प, प्राधान्य, बल और काल संप्राप्ति। अब इंपॉर्टेंट ये है कि चरकोक्त विधि संप्राप्ति का वर्णन नहीं मिलता है। जो विधि संप्राप्ति है वो किसने बताई है? आचार्य चरक ने बताई है, और माधव इसे नहीं बताते। नेक्स्ट 2 लाइन्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुहुर्दाहो मुहुर्शीतम। मुहुर्दाहो मुहुर्शीतम। मुहुर का मतलब होता है बार बार। तो बार बार क्या फील हो रहा है? दाह फील हो रहा है और ठंडक, कि कभी तो लग रहा है दाह और कभी शीत। तो ये किस ज्वर में मिलेगा? श्लेष्म पैत्तिक ज्वर में। मुहुर्दाहो मुहुर्शीतम श्लेष्म पित्त ज्वर आकृति किसमें मिला? श्लेष्म पैत्तिक ज्वर में। मुहुर्दाहो मुहुर्शीतम। और उसके अलावा अगर बात करें तो क्षणे दाह क्षणे शीतम, क्षण भी होता है थोड़े ही क्षण में, है ना, थोड़ी देर में। तो क्षणे दाह क्षणे शीतम अस्थि संधि शिरोरुजा, ये किसके लिए आया है? समसन्निपातिक ज्वर। तो ये दोनों लाइंस साथ में ही आप याद रखेंगे कि मुहुर्दाहो मुहुर्शीतम किसके लिए आया? श्लेष्मपैतिक ज्वर के लिए। और क्षणे दाह क्षणे शीतम, ऑल्दो इनका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, पर फिर भी आपको इसको वर्ड से ही कैच करना है कि क्षणे दाह क्षणे शीतम कहा तो सम सन्निपातिक ज्वर आंसर लगेगा, और अगर मुहुर्दाहो मुहुर्शीतम कहा तो श्लेष्मपैतिक ज्वर। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है वात बलासक ज्वर। ये अष्टांग संग्रह में डिस्क्राइब्ड है। और दूसरा आता है एक प्रलेपक ज्वर। तो इन दोनों की ना एक एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिस पर सवाल पूछा जाता है, वो आप लिख लें। वात बलासक ज्वर के लिए लिखें नित्यम मंद ज्वर। नित्यम मंद ज्वर, नित्य यानी कि हमेशा, मंद ज्वर यानी कि लो ग्रेड फीवर। तो हमेशा क्या रहेगा? लो ग्रेड फीवर। वात बलासक ज्वर में, बलास कहते हैं कफ को, ठीक है, तो ये भी एक तरह का वात कफत ज्वर ही है, पर वात बलासक नाम से कहा गया है। तो वात कफत ज्वर या जो वात बलासक ज्वर है उसके लिए क्या कहा है? नित्यम मंद ज्वर। नित्यम मंद ज्वर लिख लें।
क्योंकि इस तरह से पूछ लिया जाता है कि नित्यम मंद ज्वर किसका लक्षण है, तो वात बलासक ज्वर का है। उसी प्रकार प्रलेपक ज्वर के लिए लिखें शोषिणाम प्राणनाशनम। शोषिणाम यानी कि जो शोषी व्यक्ति है, जिसकी धातुएं ऑलरेडी क्षीण हो चुकी हैं, जिसके बॉडी का शोषण हो चुका है, उसका प्राणों का नाश करने वाला है प्रलेपक ज्वर। शोषिणाम प्राणनाशनम, शोषिणाम प्राणनाशनम फॉर प्रलेपक ज्वर। और नित्यम मंद ज्वर किसके लिए कहा, वात बलासक ज्वर। क्लियर है या रिपीट करना है तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इस पेज को कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद आपकी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे आज क्विज भी है, और जो भी उस क्विज का बिल्कुल सही आंसर देंगे उन्हें कुछ स्पेशल डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा इस कोर्स को लेने पर। ठीक है, तो इस पेज को, ये जो अतिसार और प्रवाहिका वाला पोर्शन है, इसके बाद आप मैम व्हाट्सएप ग्रुप कहाँ है? व्हाट्सएप ग्रुप का आपने ये ज्वाइन कैसे किया है क्लास को, आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। इसमें 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फ्रॉम द डेमो सेशन, जो कि हमने 3 दिन से जो भी क्लासेस में पढ़ा है, और इंक्लूडिंग टुडेज लेक्चर। 10 क्वेश्चंस आज पूछे जाएंगे, तो उसका जो भी आप लोग सही आंसर देंगे या जिसके आंसर मैक्सिमम करेक्ट होंगे, उन्हें स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा इस कोर्स को खरीदने में। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इस पेज को कंप्लीट करते हैं ताकि उसके बाद आप लोग क्विज अटेंड कर सकें। तो अतिसार, अतिसार कितना है, 6 प्रकार का कहा गया है माधव के अनुसार। वातिक, पैतिक, कफज, सन्निपातिज, शोकज और आमज। ठीक है, कितने प्रकार का है अतिसार, 6 प्रकार का। वातिक, पैतिक, कफज, सन्निपातज, शोकज और आमज। और आचार्य चरक जो हैं वो आमज के स्थान पर भयज मानते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं कि आचार्य चरक के अनुसार आमज अतिसार नहीं है, भयज अतिसार है। भयज यानी कि डर के कारण, भय के कारण, भयज अतिसार। फिर त्रिदोषज अतिसार का लक्षण देखते हैं, तो वराह स्नेह मांस अंबु सदृश। कैसा, वराह स्नेह, वराह क्या होता है, पिग को कहते हैं वराह, है ना, तो उसका जो मेद या जो स्नेह है, और मांस अंबु, मांस के धोवन का जो जल है, उसके सदृश अतिसार है त्रिदोषज अतिसार। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, शोकज अतिसार का लक्षण जो है वो पूछा जाता है। काकणंती प्रकाशम, काकणंती प्रकाशम कौन सा अतिसार है, तो शोकज अतिसार। काकणंती कहते हैं जो गुंजा होता है ना, रत्ती, उसका फल, गुंजा या रत्ती को काकणंती कहते हैं। तो शोकज अतिसार कैसा है, काकणंती प्रकाशम, निर्गंध व गंधवत, यानी कि निर्गंध भी हो सकता है या गंध युक्त भी हो सकता है। तो शोकज अतिसार है काकणंती प्रकाशम, निर्गंधम व गंधवत अतिसार, निर्गंध भी या गंधवत भी, पर इंपॉर्टेंट है काकणंती प्रकाशम, क्योंकि ये पूछा जाता है कि काकणंती प्रकाश कौन से अतिसार का लक्षण है, शोकज अतिसार का। नेक्स्ट बात करते हैं असाध्य अतिसार। तो अतिसार असाध्य कैसा है, पक्व जंबू संकाशम, जैसे पके हुए जामुन के समान। यकृत खंड निभम, यकृत खंड यानी कि लिवर का जो पीस है उसके समान। घृत तेल वसा मज्जा या वेशवार निभम, तो ये जो स्नेह है, घी तेल वसा मज्जा और वेशवार होता है निरअस्थि, जो बकरे का मांस, एक फॉर्मुलेशन बनाई जाती है वेशवार, बकरे के मांस से। ठीक है, उसकी बोन्स को रिमूव कर दिया जाता है और बकरे के मांस से जो फॉर्मुलेशन बनाई जाती है उसे वेशवार कहते हैं। तो उसके समान दिखने वाला जो अतिसार है वो असाध्य है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स सी कंडीशन है, देखो, पक्व जंबू संकाशम, यकृत खंड के समान, घी तेल वसा मज्जा और वेशवार, ये असाध्य अतिसार है। बस आप ये डिफ्रेंशिएट कर लें कि जो चतुर्विध स्नेह वाला कहा है ना, घी तेल वसा मज्जा, वो असाध्य है, जबकि जो वराह स्नेह है और मांसंबु वो त्रिदोषज है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है।
और प्रवाहिका 4 प्रकार की है, वातिक, पित्तिक, कफज और रक्तज। देखिए सन्निपातज नहीं है, रक्तज है। प्रवाहिका का रक्तज भेद है। तो इसमें इंपॉर्टेंट एक था शोकज अतिसार, काकणंती प्रकाशम, जिससे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और प्रवाहिका का सन्निपातिक भेद ना होकर रक्तज भेद है, इस बात पर भी देखना है, क्वेश्चन आ सकता है। किसी को कोई डाउट हो आज के लेक्चर में? क्योंकि आज का लेक्चर हम नहीं गाइड करेंगे, उसके बाद आपकी क्विज है। मैम किलास मतलब क्या होता है? किलास किलास का मतलब होता है श्वेत कुष्ठ। श्वेत कुष्ठ जो जैसे आप देखते भी होंगे, लोगों को हो जाती है ना, उनकी स्किन वाइट हो जाती है, श्वेत कुष्ठ। वो श्वेत कुष्ठ कंडीशन को किलास कहते हैं। और शुक दोष को क्या बोलते हैं मैम? शुक दोष देखिए, जो लिंग वर्धक उपाय है ना, उनका मिथ्या प्रयोग करने के कारण शुक दोष होता है। ये जब आप सुश्रुत संहिता पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में डिस्क्राइब होगा कि शुक दोष क्या है, कितने हैं, वो 18 टाइप्स क्या है। लेकिन इसका जो निदान कहा गया है वह है लिंग वर्धक द्रव्यों का मिथ्या प्रयोग करने के कारण शुक दोषों की उत्पत्ति होती है। ठीक है। और आचार्य वाग्भट की बात करें तो उन्होंने इसे गुह्य रोग भी कहा है, यानी कि जो गुह्य अंगों में रोग हो रहे हैं उसे शुक दोष या गुह्य रोग। और शोथ मतलब क्या होता है? शोथ का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, आप समझ सकते हो शोथ। ठीक है। ओके। और कांड भगन मतलब? कांड भग्न देखिए, ये भी जब आप सुश्रुत पढ़ेंगे तो इसमें 2 प्रकार के भग्न आएंगे, एक है संधि भग्न और एक है कांड भग्न। ठीक है। तो कांड भग्न 12 है, संधि भग्न 6 है, इन सब के अपने अपने अलग कैरेक्टर हैं। तो वहां पे आचार्य सुश्रुत उसे डिस्क्राइब करेंगे कि कौन से लक्षण होने पर उसे कांड भग्न कहेंगे और कौन से लक्षण होने पर उसे संधि भग्न माना जाएगा। वो डिटेल में आप मैम कांड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मतलब? एज सच इसका एग्जैक्ट मॉडर्न कोरिलेशन तो नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि फ्रैक्चर्स फ्रैक्चर की जो इंग्लिश में मॉडर्न में आप कहेंगे कोरिलेशन, वो बिल्कुल अलग आती है ना। हर चीज को हम एग्जैक्टली नहीं डिफाइन कर सकते, आयुर्वेदा में जो कुछ है वो हम एग्जैक्टली कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। ओके मैम। मैम आप यूजी कहाँ से की है? यूजी मैंने गुरु रविदास यूनिवर्सिटी पंजाब से करी। मैम ये वात बलासक ज्वर को मॉडर्न में क्या बोलेंगे? वात बलासक ज्वर, देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि वात कफज ज्वर है ना, वात बलासक। अब ये वही बात आ गई कि वात और कफ के कारण होने वाला ज्वर, तो हम हर चीज का कोरिलेशन निकालने यहाँ नहीं जा सकते कि वात और कफ के कारण कौन सा ज्वर हो रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि हर डिजीज को हम मॉडर्न में कोरिलेट नहीं कर सकते। जो आयुर्वेद में डिजीज डिस्क्राइब है उसका हर डिजीज का कोरिलेशन नहीं है। कुछ डिजीज हैं जो हम ऐसा, इसलिए देखो हम कहते हैं कि मॉडर्न में वो नहीं है, वी ऑलवेज से इट कैन बी कोरिलेटेड विद, कैन बी कोरिलेटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिसके हमें कुछ भी सिम्टम्स मैच करते हुए मिलते हैं उसका हम कोरिलेशन निकाल लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो ऐसे डिजीजेस हैं आयुर्वेदा में वो हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि मॉडर्न में जो ये चीज डिस्क्राइब्ड है वो आयुर्वेदा में ये है। ऐसे बहुत कम डिजीजेस हैं जिसे हम टोटली कोरिलेट कर पाएंगे। वात बलासक आपको बस वात और कफ के कारण होने वाला ज्वर समझना है, इसे आप मॉडर्न कोरिलेशन में ना लेके जाएं। ओके मैम, थैंक यू मैम। हमारा मेन फोकस यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है, इसलिए आपको अपनी थिंकिंग जो है वो इस बेस पे डेवलप करनी है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। ठीक है। देयर विल बी मेनी थिंग्स जो आपको रोट लर्निंग करनी पड़ेगी, आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आचार्यों ने वैसे ही डिस्क्राइब किया है। हम हर चीज का यहाँ पे रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको वो चीज वैसे ही याद करनी पड़ेगी। इसीलिए तो संहिताओं पर इतनी सारी टीकाएं की जाती हैं ताकि उनका मीनिंग जो है वो और इजी बना दिया जाए, है ना। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, तो अभी मैं आप सबसे ग्रुप पे मिलती हूँ जहां पे आपका क्विज सेशन है। ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग अपना बेस्ट आंसर करें और वो जो क्विज पे जो डिस्काउंट है वो अवेल करें। ओके, थैंक यू मैम। यू वेलकम।